इस वीडियो को देखने के पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पहला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें कि हम लोगों ने ये सीखा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और जब हम लोग ये सीख लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अब कंपेयर करते हैं कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या सीखा है, पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में हमने ये सीखा है कि जब भी वेक्टर दिया है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई एन एरो। और एरो रिप्रेजेंट करता है, एरो का जो लेंथ है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को कि वो कितना है, और उसका डायरेक्शन जो है वो ये बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। इसमें इसको हेड बोलते हैं। तो वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो गया। एरो का जो हेड है, जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंटेड है उसको हेड बोलेंगे। और जिधर से आ रहा है वो, जिधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको बोलते हैं कि वो वेक्टर का टेल है। और हमने बोला कि वेक्टर ए को, इसको बोलते हैं एक वेक्टर ए, इसको दिखाते हैं ऐसे ए विथ एक एरो रहता है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है या ये बताता है ये क्वांटिटी वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है। और बुक्स में हम लोग इसको बोल्ड से दिखाते हैं। तो हमने बोला कि ये तो ग्राफिकली हो गया, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग दिखाते हैं पैरेलल लाइन से। लाइन हो गई, इस पैरेलल लाइन के बीच में जो भी क्वांटिटी लिखी रहती है उसको बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसको पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसका डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन हो सकता है कि ये जैसे इस केस में यहाँ पर प्लस एक्स डायरेक्शन होगा, या फिर ईस्ट हो सकता है। हमने डायरेक्शन के लिए भी देखा कि हम लोग जो मैप यूज करते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये यूज कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली हम लोग मैथ में यूज करते हैं, या फिर जो एकेडमिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स मैथ ये सब में, साइंस में यूज करते हैं, तो एक्स वाई जेड दिखा सकते हैं। ये भी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है। या फिर एक और डायरेक्शन यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको हॉरिजॉन्टल में भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट की तरफ है तो इसको केवल पॉजिटिव दिखाया जाएगा, तो वो भी सही रहता है कि ये वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब अगर ये वेक्टर ए होता, अब अगर ये वेक्टर ए जो है ये हमारा मान लेते हैं कि क्या है कि फोर्स वेक्टर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह रहे हैं कि ये वेक्टर ए जो है वो फोर्स वेक्टर एफ है, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है या एग्जाम्पल के तौर पर देखने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसके लेंथ को दिखाएंगे बाई 20 न्यूटन। ये लेंथ इसका बता रहा है कि 20 न्यूटन है और ये डायरेक्शन प्लस एक्स में है, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारा वेक्टर एफ हो गया। अब इसमें से दो चीजें बोली गई कि अगर कोई पूछेगा कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर एफ का, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर एफ और इक्वल टू ये हो जाएगा 20 न्यूटन, और ये इसका मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, ये इतना तक हम लोगों ने पहले सीखा है। डायरेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्शन इसका पॉजिटिव एक्स है या फिर ईस्ट है, या फिर केवल हॉरिजॉन्टल में राइट में है, ये भी बोल सकते हैं। ये तीनों डायरेक्शन सही डायरेक्शन है। हेड टेल ये सब बातें हम लोग समझ गए हैं। तो मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। होपफुली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब यहाँ तक पहुँचने के पहले आपने पूरा एक बार रिवाइज किया होगा जो पिछले वीडियो में बताया है, और मतलब वेक्टर को आप ड्रॉ करना सीख गए हैं, वेक्टर को आप
डायरेक्शन समझते हैं कि क्या होता है। ये तो इस यहाँ तक पहुंचने के पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि आपने ये समझ लिया है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मॉड ए लिखेंगे तो वो इसका मतलब ये होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो वो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन का मतलब वो कि किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है। ये यहाँ तक जब समझ जाते हैं तो दूसरा सवाल ये है कि इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमने देख लिया है कि कैसे वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता घटाता है। और अगर नेगेटिव नंबर होता है तो वो कैसे उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है और मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है कि 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाता है। तो व्हेन वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, क्योंकि अब वेक्टर को जब भी कंपेयर करना होता है, अब जब वेक्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वेक्टर एक केवल बस मैग्नीट्यूड नहीं है, इससे दो मास नहीं है वेक्टर, या दो टाइम नहीं है कि हमने बस कंपेयर कर दिया कि दोनों अगर एक सेकंड दोनों है तो हमने बोला कि दोनों टाइम इक्वल है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या मास उसी तरीके से दिया रहेगा। तो अगर दोनों 5 किलोग्राम है, दोनों गिवन मास है, अगर 5 किलोग्राम है तो बोलेंगे कि वो दोनों मास इक्वल है। बट इन द केस ऑफ वेक्टर के केस में क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड है और भैंस की आवाज आ रही, तो होपफुली इसमें आएगा बहुत भैंस की आवाज। तो हम बोलते हैं कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी है तो अब इसमें दो चीजें दी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को इक्वल तभी बोलेंगे, केवल एक ही कंडीशन में बोल सकते हैं, जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब कि हमने बोला कि अगर गिवन वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है ना। इफ ऐसे IFF, इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ऐसे होता है कि मतलब इफ IFF लिखते हैं तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो ए और बी, दो वेक्टर्स ए और बी सेम कब कहे जाएंगे, व्हेन बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, सेम, ये कंडीशन है। हमने क्या बताया कि दो वेक्टर्स ए और बी को इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कुछ 5 यूनिट है, तो जो वेक्टर बी है वो भी इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि इस डायरेक्शन में जो इसका लेंथ है वही लेंथ इसका होना चाहिए, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। ये है 5 यूनिट, डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों ही ईस्ट के डायरेक्शन में है या प्लस एक्स के डायरेक्शन में है, दोनों ही प्लस एक्स के डायरेक्शन में है या फिर ईस्ट के डायरेक्शन में है। इसीलिए बोलेंगे कि वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि वेक्टर ए और बी अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया है और बी को हम लोग यहाँ की बजाय, जैसे कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये गिवन स्पेस में यहाँ की बजाय अगर वेक्टर बी यहाँ दिया, इसी लाइन में दिया हुआ था, तो हमने बोला कि हमने ड्रॉ करते समय ड्रॉ किया कि इसी लाइन में है तो एक डायरेक्शन है। लेकिन अगर हमने वेक्टर को नीचे ड्रॉ किया होता, जैसे इसमें यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया होता और वेक्टर बी ये है, अभी भी ये 5 यूनिट है और डायरेक्शन इसका ये है,
तो ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए ए और बी दोनों बराबर है। दो वेक्टर्स बराबर तब तक कहे जाएंगे जब तक उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो वो और इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि वेक्टर को हम लोग कहाँ पर ड्रॉ किए हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए अगर हमने यहाँ ड्रॉ किया है और वेक्टर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते, उस लाइन के अलावा वेक्टर बी यहाँ ड्रॉ करते अगर हम लोग, मतलब कि कुल मिला के ये बताने के पीछे मकसद ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि रिलेटिव पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वेक्टर ए पर ही वेक्टर बी को मुझे सुपर इम्पोज नहीं करना है। अगर वेक्टर ए पर वेक्टर बी सुपर इम्पोज हो जाए या फिर इसी के जस्ट नीचे रहे, ठीक है ना, ये कोई कंडीशन नहीं है। वेक्टर ए वेक्टर बी के नीचे रहे या उसी पर रहे, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं कि डायरेक्शन उसका, तो उसका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये जरूरी नहीं है। हम लोग डायरेक्शन एज लॉन्ग एज कि हम लोग डायरेक्शन सेम रखते हैं और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उस वेक्टर को हम लोग इस पूरे स्पेस में, इस पूरे गिवन प्लेन में कहां पर बनाते हैं, हमारा वेक्टर सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर ए अगर हमारा मान लीजिए कि यहां पर दिया हो, ठीक है ना, एक 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमारा ए यहां पर दिया हो, तो दूसरा वेक्टर हम लोग बी अगर इसी के वेक्टर बी हम लोग ड्रॉ करते हैं इसी स्पेस में, तो जब तक डायरेक्शन दोनों का सेम है, जब तक दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, वो दोनों वेक्टर इक्वल हैं या आइडेंटिकल हैं। पैरेलल तो होंगे ही क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड अगर नहीं भी बराबर होता और दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो वेक्टर पैरेलल तो कहे ही जाते। तो पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन ये है कि जब दो गिवन वेक्टर्स का जब डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है कि नहीं बराबर है, डायरेक्शन सेम रहेगा तो उस वेक्टर को बोला जाएगा कि वो पैरेलल वेक्टर है। तो अगर वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यहां पर बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट्स व्हाई दिस टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं हैं लेकिन दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स तब बोला जाता है जब उनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो बढ़िया है। इक्वल तो मतलब पैरेलल के अलावा इक्वल वेक्टर भी हो गया, वो मतलब अब बस केवल पैरेलल वेक्टर नहीं है, इक्वल वेक्टर भी होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो वो पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इक्वल होता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए बोथ वेक्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल और इक्वल दोनों ही एक बात है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए इज आइडेंटिकली इक्वल, ठीक है। तो ए और बी इक्वल होंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ए और बी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब पैरेलल से ही एक दूसरा वेक्टर हो सकता है, एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकता है, एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकता है, एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है बल्कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर एक वेक्टर हमारा ए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसी के अगर अपोजिट में एक दूसरा वेक्टर लिया जाता है जो कि ऐसे हो, डायरेक्शन इसकी ठीक उल्टा है, माइनस बी, माइनस नहीं लेंगे बी बल्कि बी ऐसे है, ठीक है, डायरेक्शन ठीक इसका उल्टा है। तो अगर ए को हम लोग दिखाते, अगर हम लोग ए को दिखा पाते ऐसे
वेक्टर ए इज मॉड ऑफ ए, कुछ मैग्नीट्यूड है इसका, और डायरेक्शन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बी को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बी जो वेक्टर होगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा सम मैग्नीट्यूड बी, और ये जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ठीक उल्टा है और मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोले जाएंगे। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो बोला जाएगा कि वो दोनों वेक्टर्स। और ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हम लोग दिखा रहे हैं, वेक्टर्स ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग एक ये वाला भी हो सकता था कि हम लोग इसको वेक्टर मानते, लेकिन अभी तक हमने जो भी वेक्टर्स बनाया है ये सारे के सारे इस बोर्ड के प्लेन में है। बोर्ड के प्लेन का मतलब होता है बराबर समतल। इस सारे के सारे हमने जो वेक्टर्स को दिखाया है वो इसी एक प्लेन में है, एक इसी एरिया में है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो बोले जाते हैं कि वो कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो हमने एक नया वेक्टर्स का डिफिनीशन देखा कि क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर के लिए हमने क्या बोला कि जब तक आप एक वेक्टर को एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन में जब तक इस बोर्ड पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं ना, वो वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होगा। प्लेन जैसे कि हमने इसको लिया है कि ये हमारा एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। उन्हें माना नहीं, हमने बताया नहीं, लेकिन ये जैसे कि अनकॉन्शियसली हम लोगों ने इसको मान लिया है। इसमें नहीं दिया था लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा अज्यूम किया है कि ये लोग जो भी वेक्टर्स दिखा रहे हैं ये सारे एक प्लेन में हैं, और इसीलिए ऐसे सारे वेक्टर्स को बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर का डिफिनीशन क्या है कि वो सारे के सारे वेक्टर्स एक प्लेन में होने चाहिए। तो इसका जो दूसरा एग्जांपल है कि कोप्लेनर वेक्टर क्या नहीं होगा, तो जैसे एक वेक्टर ये भी है, इस वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो इस वेक्टर को हम लोग इस बोर्ड में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर बाहर इधर भी निकला हुआ, मतलब ये ऐसे निकला हुआ है, ठीक है ना। या फिर ऐसे एक वेक्टर हो, या फिर ऐसे वेक्टर, तो सारे ये भी वेक्टर ही है, मतलब सारे के सारे जो लेंथ हम लोग किसी एक डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर सकते हैं वो सब वेक्टर हैं। लेकिन जब वो वेक्टर एक किसी गिवन एरिया में ही होगा, मतलब ये एक हमारा गिवन एरिया, प्लेन एरिया इसको बोलते हैं, ये कर्व नहीं है, एक सीट नहीं है जैसे कर्व है, सर्कुलर एरिया नहीं है ये, तो ये एक प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कि प्लेन होना। अगर ये कर्व होता, सीट होता, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक सीट होगा, मुड़ा हुआ सीट है, तो वो कर्व्ड एरिया होता, ठीक है। तो प्लेन का मतलब ये समझना है कि जो हमारा गिवन एरिया है वो प्लेन है, मतलब वो उसमें कोई कर्व नहीं है, सीधा सीधा लाइनें सीधी खींची जा सकती हैं, एक स्केल सीधा रखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा वेक्टर 3D में हो सकता है। इस वेक्टर को हम लोग 2D वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। डायमेंशन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोप्लेनर वेक्टर वो सारे वेक्टर हैं जिनको कि हम लोग एक प्लेन में दिखा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसे दिया हो, ये पैरेलल नहीं है, ये ना एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल तो कह सकते हैं इसको, एंटी पैरेलल भी नहीं बोलेंगे। अगर ये ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी वेक्टर जो ऐसे वेक्टर दिए हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर इस प्लेन में है। प्लेन में हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड के प्लेन में। फिजिक्स में आपको बार बार प्लेन वर्ड आता रहेगा, तो प्लेन को समझने का यही एक तरीका है कि अगर आप पेपर लेते हैं, आपका कॉपी है, वो एक प्लेन है, सीधा जब तक प्लेन है, उसमें कर्व अगर मोड़ देते हैं तो वो कर्व स्पेस हो जाएगा। हम लोग प्लेन स्पेस की बात करें, ये प्लेन है, तो इसमें जितने भी वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो इक्वल हो, अनइक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, नहीं सेम हो, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो
प्लेनर वेक्टर बोले जाते हैं। वो सारे के सारे वेक्टर्स बोले जाएंगे कि दोज वेक्टर्स आर इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई। अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स माने और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई माने, तो इस एक्स वाई गिवन प्लेन में है। हमारा बोर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल को एक्स माने और वर्टिकल को वाई माने तो। इसमें दूसरी बात ये बताएं कि एज लॉन्ग एज वो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि हमने बोला कि वेक्टर, तो ये मैंने 3-4 बातें बताई। वेक्टर इक्वल कब होगा? जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम होगा तो वो इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। पैरेलल वेक्टर तब बोला जाएगा जब उन दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड पर कोई कंडीशन नहीं है, इक्वल अनइक्वल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर पैरेलल कहलाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन पैरेलल है। एंटी पैरेलल होगा जब उसका डायरेक्शन उल्टा हो, मैग्नीट्यूड पर कोई कंडीशन नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, लेकिन वो वेक्टर मतलब एंटी पैरेलल रहेगा। तो दूसरी बात है कि उसके अलावा ये कंडीशन हो सकता है कि दो वेक्टर्स दिए गए हों, कुछ रैंडम हो, तो ये ऐसे मतलब सारे के सारे वेक्टर जिनको हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। उसके बाद इसमें जो थर्ड कंडीशन, मतलब एक और जो बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर को इस गिवन प्लेन में, इस गिवन स्पेस में हमने क्या माना है कि ये हमारा ये x है, ये ओरिजिन है, ये y है। हमने मान रखा है कि हमारा ये जो प्लेन है ये एक्स वाई स्पेस है, और इस एक्स वाई स्पेस में कोई भी गिवन वेक्टर एज लॉन्ग एज उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं उससे वो वेक्टर नहीं बदल जाता। मतलब कि अगर हमने बोला कि हमारा एक्स वाई, ये पूरा का पूरा बोला कि अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ऐसे जैसे मैं बताना जो चाहता हूँ उसको ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हमने वेक्टर ए ऐसे दिखाया है, यहाँ पर वेक्टर ए दिखाया है, ये है डायरेक्शन इसका प्लस एक्स है, तो वेक्टर ए इसको चाहे हम यहाँ ड्रॉ करें, चाहे यहाँ ड्रॉ करें, चाहे यहाँ ड्रॉ करें, एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, ये भी वेक्टर यही है, ये भी वेक्टर यही है, और इसको अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए ही है, तो जब तक एक गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है, हम लोग उसको कहाँ ड्रॉ करते हैं, इसमें ऊपर नीचे किधर, मतलब कि कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि अब अगर जब भी आप वेक्टर को उसका पोजीशन बदलते हैं तो वो वेक्टर नहीं बदलता, ये जानने वाली बात है। आप उसको कहाँ ड्रॉ करते हैं उससे वो वेक्टर नहीं बदलेगा, और ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स बोला जाता है। और हम लोग